पेशकश मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज बात किसान सॉल्यूशन के वोट कैलकुलेशन की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। समूचा विपक्ष किसान को हथियार बनाकर चुनाव की फसल काटने की तैयारी कर रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने तो किसानों को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। वो जहां जा रहे हैं किसानों की दुगनी आय को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। 2022 की लड़ाई, अखिलेश ने पूर्वांचल से पश्चिम तक ताकत दिखाई। एक होकर के भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया करेंगे। आगरा से अखिलेश यादव की दहाड़, किसानों को बताया देश की शान। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। 2022 में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक की यात्राएं बताती हैं कि अखिलेश इस बार पूरे जोश में हैं और अब वो ये जोश अपने कार्यकर्ताओं में भर देना चाहते हैं। सोमवार को अखिलेश यादव इटावा, फिरोजाबाद और आगरा के दौरे पर थे। उनका काफिला जहां से गुजरा, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। ये तस्वीर आगरा के फतेहाबाद टोल प्लाजा की है, जहां इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पूरा टोल सपाइयों से पट गया। आपको बता दें कि आगरा भाजपा के उन किलों में से है जहां लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा है। मौजूदा वक्त में आगरा की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन अब अखिलेश यादव किसान आंदोलन को हथियार बनाकर भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। किसान ही है जो रोटी देता है, किसान ही है जब पैदावार कुछ न कुछ करता है तभी हम कपड़े पहनते हैं। जो किसान हमें रोटी देता हो, पेट भरता हो और कपड़े पहनने को देता हो, उसी का अपमान सरकार कर रही है। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर दी कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं। अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देख अखिलेश यादव किसानों के मुरीद हो गए हैं और अब वो किसान एकजुटता का नारा देकर भाजपा पर सीधा हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ ज्यादातर दलों ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को समर्थन दिया है और ऐसे में अखिलेश यादव ने किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। अखिलेश यादव ने आज आगरा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश का किसान जाग चुका है और ऐसे में अहंकारी सरकार को किसान उखाड़ फेंकेंगे। उनका कहना था कि किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर कोई इस सरकार से परेशान है और ऐसे में अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाया जाए। उनका कहना था कि किसी भी कीमत पर किसानों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल अखिलेश की नजर पूरे जाटलैंड पर है। उन्हें लगता है कि किसानों ने आंदोलन से जो जमीन तैयार की है उसे रालोद के साथ मिलकर काटने का इससे बेहतर कोई और वक्त नहीं हो सकता। ऐसे में जितना मजबूत किसान आंदोलन होगा उतना ही फायदा किसानों का समर्थन कर रही पार्टियों का होगा। अखिलेश का मिशन आगरा इसी रणनीति का हिस्सा है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां अखिलेश यादव दुगनी आय के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं मायावती हिंदू मुसलमान के सौहार्द की बात कहकर भाजपा पर निशाना साध रही हैं और अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं।
और यूपी में खुद को मुख्य विपक्षी दल दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं, क्योंकि यूपी में अभी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। भाजपा पर मायावती का निशाना, नहीं चलेगा हिंदू मुसलमान वाला बहाना। किसान आंदोलन को मायावती ने बनाया हथियार। सांप्रदायिक सौहार्द के जरिए भाजपा पर बोल दी सबसे बड़ी बात। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़ की जितनी चर्चा है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा हिंदू मुसलमान सौहार्द के उस नारे की हो रही है, जिससे यूपी की राजनीति की पूरी दिशा बदल गई है। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब सिके साथ थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसानों के मंच से दिए सांप्रदायिक सौहार्द के नारे की बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि इसे भाजपा की जमीन खिसकाने वाला ऐलान बताया है। मायावती ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए, जिसमें एक में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की तारीफ की, तो वहीं दूसरे ट्वीट में किसानों को देश की शान बताया। मतलब साफ है, मायावती भी किसानों को साध कर यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2007 वाला करिश्मा दोहराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की। 23 जुलाई से पूरे प्रदेश में बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की शुरुआत अयोध्या से की। अब तक 4 चरणों में प्रदेश के 74 जिलों में ये प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी हो चुकी है और मंगलवार को इसका समापन लखनऊ में होगा, जहां पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी प्रमुख मायावती इस प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी को संबोधित करेंगी। दरअसल 2007 में बीएसपी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, उसने कहीं न कहीं पार्टी को सत्ता में लाने में काफी मदद की, क्योंकि जब प्रबुद्ध वर्ग साथ आया तो बसपा सत्ता में आई। दरअसल 2013 में हुए दंगों के बाद जाटों और मुस्लिमों में एक खाई पैदा हुई थी। अब इस खाई को खत्म करने का काम किसानों के मंच से किया गया है, लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने वोट बैंक में बदलने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि मायावती के वोट बैंक का बड़ा आधार दलित और मुस्लिम ही है। लेकिन अब किसानों की तारीफ कर वो अपने वोट बैंक में जाटों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि साथ साथ मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साध कर 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी काम कर रही हैं। मतलब मायावती ने अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ा दिया है, लेकिन ये दायरा जमीन पर बढ़ता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव मायावती की ताकत कम ही हुई और अब उनका जोर जीत से ज्यादा 2022 की लड़ाई में मुख्य विपक्षी दल बनने का है। मायावती का पूरे यूपी चुनाव को भाजपा बनाम सपा की जगह भाजपा बनाम बसपा बनाने का है। अब वो इसमें कामयाब होंगी या नहीं, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी के आईना अटैक की, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष किसानों की दुगनी आय को लेकर माहौल बना रहा है, उन्हें सीएम योगी ने किसानों की दुगनी आय का पूरा गणित समझा दिया। मतलब पुरानी सरकारों में किसानों की क्या स्थिति थी और अब क्या है, इसका पूरा आईना सीएम योगी ने दिखा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी ने दिया किसानों को दोगुनी आय का मंत्र।
किसान कल्याण का हिसाब विपक्ष को दिया एक एक जवाब। समूचा विपक्ष किसान आंदोलन पर लामबंद है। सब किसान आंदोलन के जरिए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने किसानों की दोगुनी आय का ऐसा फॉर्मूला लगाया है कि विपक्ष की धार को कमजोर कर डाला है। क्योंकि किसानों की दोगुनी आय पर सरकार को घेर रहे विपक्ष को सीएम योगी ने न सिर्फ हिसाब का पूरा गणित समझाया, बल्कि उनके शासनकाल में किसानों की क्या स्थिति थी और अब क्या है, इसका पूरा ब्यौरा खुलकर सबके सामने रख दिया। किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु योजना अंतर्गत तिलहनी फसलों के मिनी किट भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान वर्ष में खरीफ में 13,960 तिल एवं मूंगफली के बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं तथा राई और सरसों एवं अलसी के 4,77,500 बीज मिनी किटों का वितरण भी कराया जाना वर्तमान में प्रस्तावित है। गौरतलब है कि किसानों की दोगुनी आय पर विपक्ष या यूं कहें कि अखिलेश यादव जमकर निशाना साध रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं किसानों की दोगुनी आय के मुद्दे को उठा रहे हैं। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की, बल्कि हर चीज की महंगाई दोगुनी कर दी। लेकिन सीएम योगी ने चुनाव से पहले किसान कल्याण का पूरा लेखा जोखा सामने रखा है। सीएम योगी की माने तो उनकी सरकार में लागत पर 1.5 गुना फायदे पर एमएसपी तय की गई है और 4.5 साल में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जबकि 2012 से 2017 के बीच हर साल औसतन 139 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। लेकिन मार्च 2017 से तस्वीर बदली और अब हर साल 163 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सालाना उत्पादन हो रहा है। कम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में भी प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जहां वर्ष 2012 से 17 की अवधि में 14,87,000 कृषकों को 17,119 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। वहीं वर्तमान सरकार के समय में 31,88,000 किसानों को अब तक 37,885 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना है। मतलब योगी सरकार का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया गया था उसे न सिर्फ पूरा किया जा रहा, बल्कि उसका हर एक कदम किसानों को सोचकर ही उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल विपक्ष के आरोपों के बीच किसानों की आबादी के एक बड़े धड़े का भी है जो आंदोलन कर रहा है। ऐसे में भाजपा इस आंदोलन से कैसे डील करती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बुलडोजर वाला एक्शन की, माफिया वाला माइलेज की, क्योंकि जहां विपक्ष किसान आंदोलन को यूपी का मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो वहीं यूपी भाजपा ने माफिया पर लिए गए एक्शन पर एक ट्वीट कर लॉ एंड ऑर्डर को यूपी चुनावी एजेंडा तय कर दिया है। बुलडोजर का बहाना, विपक्ष पर निशाना। डेढ़ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि खाली कराई, यूपी की लड़ाई माफिया पर आई। यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि यूपी में इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा, क्योंकि यूपी भाजपा के इस ट्वीट ने सूबे की राजनीति में खलबली मचा दी है। भाजपा यूपी ने इस ट्वीट के जरिए 187 भूमाफियाओं को जेल में डालने और 1.5 लाख एकड़ जमीन खाली कराने की बात कही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में भाजपा
ऑपरेशन बुलडोजर को विपक्ष से लड़ने का सबसे बड़ा शस्त्र बनाने जा रही है। बीजेपी लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधती है और उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से बीते 4.5 सालों में बीजेपी ने भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जबकि पिछली सरकारों ने कैसे भू माफियाओं का साथ दिया। अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है बीजेपी ने कि अब तक पूरे प्रदेश में 187 भू माफियाओं को जेल भेजा गया है। 62,400 हेक्टेयर से ज़्यादा की जो जमीन है वो भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है। और ये बात सीएम योगी ने भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में भी कही कि पहले सूबे में माफिया बेलगाम घूमते थे, अब माफियाओं में खौफ है। आज महिलाओं को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आज प्रदेश के अंदर अपराधी और माफिया भयभीत है, लेकिन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस सुरक्षा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की बेटियों को उपलब्ध कराया है और मुझे लगता है इस चीज का प्रचार प्रसार करना, आम जन के बीच में इस बात को ले जाना, ऐसा नहीं कि वे लोग जान नहीं रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चली जाएंगी, गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को बताता है कि सुरक्षा का एक नया वातावरण प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि यूपी की सत्ता संभालते वक्त सीएम योगी ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, जिसके बाद यूपी सरकार ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया और बड़े पैमाने पर माफियाओं पर नकेल कसी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में 187 माफियाओं को जेल भेजा और 62,423 हेक्टेयर जमीन भूमाफियाओं से खाली कराई। जुलाई तक प्रदेश में 41 भूमाफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई। 2 पर रासुका, 170 आरोपियों पर गैंगस्टर और 399 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 28 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए। इसके अलावा 102 आरोपियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं जिनका राजनीति में बड़ा रसूख रहा है और अब सरकार इसे चुनाव में बड़े मुद्दे की तरह पेश करेगी। वैसे भी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है और भाजपा इस पर अपनी पीठ थपथपाकर पहले से ही माहौल तैयार कर रही है ताकि वक्त आने पर इस पर वोट की फसल काटी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और अब बात करेंगे ओवैसी के मिशन यूपी की, जो भगवान राम की नगरी अयोध्या से शुरू होने जा रहा है। ओवैसी 3 दिन के दौरे पर यूपी आ रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी आ तो रहे हैं लेकिन खेल किसका खराब करेंगे, क्योंकि ओवैसी इससे पहले बिहार में आरजेडी का खेल खराब कर चुके हैं। यही वजह है कि ओवैसी की यूपी में एंट्री विपक्ष में। कल एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओसौद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले वह पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, यहां पर उद्घाटन करेंगे। आप साफ देख सकते हैं इस पार्टी कार्यालय पर कल पहुंचेंगे, उनका यहां पे भव्य स्वागत किया जाएगा और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और लगभग 3 से 4 जगहों पर उनका रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। 2022 के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी एक औपचारिक मुलाकात करेंगे। 2022 को लेकर के क्या रणनीतियाँ, इस पर भी चर्चाएं करेंगे। दरअसल ओवैसी 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। 7 सितंबर को वो अयोध्या के रुदौली में स्थित सूफी संत शेख आलम मखदूम ज़दा की 18वीं शताब्दी में बनी दरगाह पर जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी में जनसभा करेंगे। हम लोग पहले उनको रानी मऊ से पिक करेंगे, वहाँ से दलसराय चौराहा होते हुए रसूलाबाद चौराहे पे वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहाँ से मज़ार शरीफ जाएंगे और चादर चढ़ाएंगे या जो भी है। उसके बाद वो बेलसर ये हमारे यहाँ कार्यालय आएंगे। उसके बाद वो कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया है और यूपी की करीब 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि यूपी में ओवैसी के आने के क्या मायने हैं, मतलब वो यूपी में किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने बिहार में आरजेडी का खेल बिगाड़ा, तो क्या वो मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर यूपी में बसपा और सपा का वोट काटेंगे, क्योंकि नुकसान भले ही सपा और बसपा का हो लेकिन फायदा तो भाजपा का ही होगा। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा।